पूछते हो मुझसे कौन हूं मैं, तो सुनो, तुम में ही बसा एक मौन हूं मैं। नववर्ष 2023 संवत 2080 के शुभ अवसर पर भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर हम शंखनाद करने जा रहे हैं। एक और नई सीरीज का आगाज करते हुए मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करूंगा और शंखनाद की इस पहली सीरीज में आज सबसे पहले हम बात करेंगे इसरो की। जी, मैं उसी इसरो की बात कर रहा हूं जिसे द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। भारत का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, अगर 1999 में कारगिल युद्ध के समय यदि अमेरिका का अपना सैटेलाइट की जीपीएस सेवा देने से मना करना, भारत भाग्य विधाता बन गई और हमारा भारत आज सैटेलाइट जीपीएस सिस्टम में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। अमेरिका ने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत को कारगिल के लिए जीपीएस सेवा और भू स्थानिक डाटा देने से इनकार कर दिया था, जो कई जिंदगियां बचाने में सहायक हो सकता था। नतीजा, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, जिसको IRNSS के विकास ने इसकी शुरुआत दी और हमने अपनी क्षमताओं को उन्नत किया, जिससे अन्य देशों पर हमारी निर्भरता काफी कम हो गई। लेकिन भारत के लोगों के लिए आगे बढ़ना अब एजेंडा भर नहीं रह गया है। विश्व गुरु बनने के लिए अब दुनिया का नेतृत्व करने की आवश्यकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम प्राचीन काल से उत्कृष्ट रहे हैं। हम अंतरिक्ष से अपने प्रयास जारी रख सकते हैं। 3 अप्रैल 2019 को पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री ने भारत की एक उल्लेखनीय उपलब्धि पर कहा था, अंतरिक्ष मानव जाति की साझी विरासत है और प्रत्येक राष्ट्र की जिम्मेदारी है वे उन कार्यों से बचें जो इस क्षेत्र में सैन्यकरण का कारण बन सकते हैं। हालांकि भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत कभी भी आक्रामक राष्ट्र नहीं रहा है। अपने पड़ोसियों के विपरीत हमने कभी भी क्षेत्रीय विस्तारवादी नीतियों का सहारा नहीं लिया। लेकिन अतीत के अनुभवों ने हमारे विश्वास को मजबूत किया कि शांति प्रियता केवल तभी काम आती है जब आप युद्ध में जीतने की क्षमता रखते हैं। शक्ति ही तो शांति का आधार है। शक्ति है तो शांति है। अंततः युद्ध की अंतिम सीमा अंतरिक्ष मार्च 2019 में उस समय खुल गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपग्रह रोधी हथियार ASAT के सफल परीक्षण की घोषणा की। इस मिशन शक्ति नाम दिया गया, जो हमारे द्वारा स्वयं के लिए निर्मित नई शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष से उपग्रह को सफलतापूर्वक नीचे ले जाने वाला चौथा देश बन गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि IRNSS क्या है। यह भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। अभी इसमें 8 उपग्रह हैं, जिनमें भू स्थिर कक्षा में 3 और भू समकालिक कक्षा में 5 उपग्रह हैं। यह अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको जीपीएस कहा जाता है, की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका दायरा भारतीय उपमहाद्वीप में 1500 किलोमीटर ही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इसके पड़ोस में
विश्वसनीय स्थिति, नेविगेशन एवं समय पर सेवाएं प्रदान करना है। हालांकि 24 उपग्रहों वाले जीपीएस की स्थिति सटीकता 20 से 30 मीटर है, जबकि ये 20 मीटर से कम की अनुमानित सटीकता इंगित करने में सक्षम है। IRNSS का उपयोग स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, वाहन ट्रैकिंग व फ्लीट प्रबंधन, मोबाइल फोन के साथ एकीकरण, मैपिंग और जियोडेटिक डेटा कैप्चर सटीक समय में किया जा सकता है। हम बात कर रहे थे मिशन शक्ति की। मिशन शक्ति में अंतरराष्ट्रीय महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की भारतीय सुरक्षा की क्षमता को भी दर्शाया है। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें रॉकेट चलित लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं जो देश किसी उपग्रह को नीचे गिरा सकती हैं। वे ऐसी मिसाइलों को मार गिराने में बहुत सक्षम है। हाल ही में तीनों सेनाओं, एक एजेंसी, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने IDEX के मिलकर स्टार्टअप को अनुदान प्रदान करने के लिए आमंत्रित करते हुए 8वीं रक्षा स्टार्टअप चुनौती शुरू की थी, ताकि एंटेना और संचार उपकरण अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अंतरिक्ष श्रेणी के रोबोटिक हथियार, उपग्रहों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष में उपग्रहों को ले जाने के लिए प्रक्षेपण यानों, EO व ASR सेंसर जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और निगरानी में प्रयुक्त होते हैं, सैटेलाइट फोन के लिए एंटी जैमर सर्किट, सुरक्षा बलों द्वारा गुप्त संचार के लिए प्रयुक्त के प्रयोग किया जाता है, और यहाँ तक कि प्रणोदन प्रणालियाँ जिनका उपयोग उपग्रह प्रक्षेपवर्क सुधार या उपग्रह के पथ को बदलने के लिए किया जाता है, आदि उपग्रह प्रणालियों के अनुसंधान और विकास में योगदान दे सके। DRDO द्वारा विकसित दुर्गा 2 और काली जैसे प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियारों का उपयोग लेजर आदि प्रक्षेपण के जरिए दूरस्थ लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। तीनों सेनाओं के लिए इसका विकास अभी चल रहा है, लेकिन अंतरिक्ष मंचों पर इसका एकीकरण दूर नहीं है। आमतौर पर इन प्रणालियों का उपयोग जमीन से अंतरिक्ष हथियारों के तौर पर अंतरिक्ष में मौजूद शत्रु देशों की महत्वपूर्ण संपत्तियों को नष्ट करने के लिए किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मिसाइल दागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह काम केवल एक किरण के प्रक्षेपण से हो जाएगा। इन प्रणालियों में अंततः अंतरिक्ष से जमीन पर हमला करने की क्षमता शामिल होगी। अभी तक सार्वजनिक तौर पर यही जाना जाता है कि उपग्रह का उपयोग केवल खुफिया और काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में किया जाता है। इनमें उच्च गुणवत्ता वाले सेंसर लगे होते हैं जो जमीन पर होने वाली हलचल का पता लगा सकते हैं और इसकी पहचान कर सकते हैं। चीन की PLA ने सक्रिय रूप में इसका प्रयोग डोकलाम के पास भारतीय सैनिकों की गतिविधियों पर पता लगाने और सैन्य बलों का जायजा लेने के लिए किया था। आतंकी ओसामा बिन लादेन के ठिकाने का पता लगाने के लिए अमेरिका ने खुफिया इकाइयों के अलावा उपग्रहों का उपयोग भी किया था, जैसा कि भारतीय वायुसेना द्वारा जारी IDEX चुनौती से संकेत मिलता है। हम अधिक सटीक स्थिति जन्य जागरूकता और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अभियान के दौरान वास्तविक समय में भारतीय वायुसेना के विमानों का मार्गदर्शन करने के लिए उपग्रह संगत प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया में है। निकट भविष्य में अंतरिक्ष से जमीनी बुनियादी ढांचे और मोबाइल इकाइयों को लक्षित करने के लिए उपग्रह को प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियारों से लैस किया जाएगा। यह कल्पना बहुत नई नहीं है। वास्तव में 1995 में प्रदर्शित जेम्स बॉन्ड की फिल्म गोल्डन आई में इसी तरह के एक उपग्रह हथियार को पृथ्वी पर लक्ष्यों को नष्ट करते हुए दिखाया गया था, लेकिन तकनीक को अमल में लाना कठिन है। हाल के दिनों में अधिकांश देशों में ऐसी तकनीक विकसित कर ली है। उदाहरण के तौर पर चीन ने 1964 में इस पर अनुसंधान शुरू किया, जो तेजी से आगे बढ़ा। अंतरिक्ष से अंतरिक्ष युद्ध इस कारण दूर की कौड़ी है
कि अंतरिक्ष के मौजूद वस्तुओं को पहले से ही धरती पर मौजूद स्टेशनों द्वारा लक्षित किया जा सकता है। फिर यह भी जरूरी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुसंधान का एक बहुत ही बंद क्षेत्र है। इसके अधिकार क्षेत्र के बारे में जानकारी आम जनता से अस्पष्ट रखी जाती है। इसके मुख्य कारणों में से एक है अंतरिक्ष सैन्यकरण का प्रभावी प्रभाव, अंतरिक्ष सैन्यकरण का संभावित प्रभाव और देश की रक्षा क्षमताओं को प्रदान की जाने वाली श्रेष्ठता है। दिलचस्प बात यह है कि एलन मस्क की अंतरिक्ष नवाचार कंपनी स्पेसएक्स, जो सैन्य रॉकेट भी नहीं बनाती है, विदेशियों को काम पर नहीं रखती है, क्योंकि अमेरिकी सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को सैन्य तकनीकी मानती है और ऐसी कंपनियों को विदेशी श्रमिकों को काम पर रखने से रोकती है। दोस्तों, पहली कड़ी शंखनाद में आज इतना ही। अगर मेरा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपके कमेंट्स के इंतजार में भारत की बात सुनाता हूं। शंखनाद। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।